Hello my dear students, welcome back in your science class. Today I am going to start your new topic. In previous class I have told you electric current. Okay, in this video we will discuss three ways in which electricity serve as. मीन्स कि ऐसे कौन से तीन रास्ते हैं या कौन से ऐसे तीन तरीके हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी हमारी मदद करती है ना। तो आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में इसके आप डेली देखते हो इसके एग्जांपल्स। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको मालूम है कौन सा होता है। आप घर में पानी की रॉड देखते हो ना, पानी की रॉड गर्म करते हो, वो आपके रूम हीटर, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एग्जाम्पल है। ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जो लाइफ में है, हीटिंग, लाइटनिंग अवर होम, हाउसेज, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब में। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी आपकी कहाँ यूज़ होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में। अब मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ कहाँ होता है, आपकी जो मोटर्स हैं, फैन है ना, इन सब में यूज़ होता है। आपका जो पंखा चलता है, ये सीलिंग फैन, इसमें भी मोटर होती है। वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, और आपका जो मिक्सी होती है ना, जूसर मिक्सर आप यूज़ करते हो, उसमें भी मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो जिससे मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के कारण प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक के लिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट बताना है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो मैंने आपको बता दिया था उसी के बारे में कि सपोज़ करिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग है कि अगर आप टेबल लैम्प का स्विच ऑन करते हो तो आपको कौन सी एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी, क्योंकि वो क्या करती है, आपको देखने में मदद करती है। विदाउट लाइट हम देख नहीं पाएंगे। तो अगर आप उस बल्ब के पास जाओगे, जब उस बल्ब को छूकर देखोगे तो आपको कैसा लगेगा, वो गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उस बल्ब में प्रेजेंट फिलामेंट के थ्रू जाता है, जलता है, ग्लो करेगा और हीट भी देगा। अब हीट तो दे रहा है भाई, गर्माहट है तो हीट है, साथ ही आपको क्या दे रहा है, लाइट। ठीक है, जो बल्ब है एक्चुअली में वो ओवर हीटिंग ऑफ फिलामेंट के कारण जलता है, और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब आता है आपके आते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर, है ना। कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर बेटा आपको बता ही रखा है, जो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंडक्टर। जो नहीं कराते वो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। तो ग्रेफाइट जो कार्बन की एक फॉर्म होती है, नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिक करंट को पास करा देती है। जैसे आपकी जो पेंसिल की लीड होती है ना, वो ग्रेफाइट ही होती है। लेकिन सभी मेटल्स ऐसा नहीं करती हैं। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जल्दी से कर लेते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं करते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं बहुत तेज़ी के साथ फ्रीली, सारी मेटल्स क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, सॉफ्टवेयर है। ये जो मेटल है गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो जो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो मिनिमम रेजिस्टेंस को कैरी करती है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये अपोजिट होता है सब्सटेंस के लिए। ठीक है, अपोजिट होता है सब्सटेंस में जो करंट फ्लो करता है। ठीक है, कुछ मेटल्स होती हैं जैसे निकेल, क्रोमियम, टंगस्टन, ये पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, ये दे रखा है आपको, ये क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। पुअर कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी की होती हैं वो रेजिस्टेंस को कैरी करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देती। ठीक है, तभी तो वो रेजिस्टेंस है। और वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं हीट में। तो सभी मटेरियल्स गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ को छोड़कर। ठीक है, कुछ को छोड़कर सभी मटेरियल्स में कर देते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को फ्लो इक्वली नहीं करता, सारे केसेस में एक साथ नहीं करता। रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि करंट का फ्लो कैसा होना चाहिए, किस मटेरियल का वो बना है, साथ ही जो मटेरियल हमने लिया है उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई क्या है। मीन्स किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस पावर इन बातों पर डिपेंड करेगी कि वो
मोटा कितना है, थिकनेस कितनी है, ठीक है, किस नेचर के मटेरियल से मिलकर वो बना होता है। तो देखिए इसमें एक लास्ट में लाइन है, थिकर द केबल लेस रेजिस्टेंस और फाइन वायर ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस। मीन्स जो मोटा तार होगा उसमें वायर में क्या होगा, करंट बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा, जिस कारण रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जबकि पतले तारों में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो मोटे तार होंगे उसका एरिया ज़्यादा होगा तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो पतला होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीटिंग कॉइल्स। हीटिंग कॉइल्स क्या होती हैं? आपके पास जो रूम हीटर है ना, तो आपने देखा ना उस पर क्या होता है, कॉइलिंग की जाती है मेटल्स की। तो जब आप उसको जलाते हो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो रेड कलर का हो जाता है, रेड हॉट स्टेट में आ जाता है, और साथ ही क्या देता है, हीट एनर्जी। आप रूम हीटर को देखते हो ना, जब उसमें करंट जाता है तो थोड़ी देर में वो रेड कलर का हो जाता है ना। तो जो कॉइल है वो क्या करती है, हीट एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। जो कॉइल है वो ऑफर करती है, मींस वो फ्री करंट के फ्लो को फ्रीली मूव होने की परमिशन देती है, जिस कारण वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रेड हॉट पोजीशन में आता है। तो जो आपके रूम हीटर के जो वायर्स होते हैं, जो उस पर कॉइलिंग की जाती है, कॉइलिंग मीन्स है ना, आपने देखा ना रूम हीटर, उसमें जो कॉइलिंग होती है उसमें एक स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज़ होता है, एलॉय यूज़ होता है ना, एलॉय होता है जिसे हम नाइक्रोम कहते हैं। ठीक है, नाइक्रोम वो किसका मिलकर बना होता है, निकेल का, क्रोमियम मेटल्स का, बाकी उसमें आयरन होती है। तो ये जो दोनों मेटल्स होती हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं हीट की, लेकिन क्या करती हैं, रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से देती हैं। रेजिस्टेंस होगा तो करंट बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा। तो जो नाइक्रोम की जो कैपेसिटी होती है वो हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकती है बिना मेल्ट हुए। मीन्स अगर आपने देखा हो ना, तार में अगर ज़्यादा करंट पास होगा तो वो मेल्ट हो सकता है, लेकिन नाइक्रोम ऐसा नहीं करता है। उसके अंदर बहुत कैपेसिटी होती है, टॉलरेट पावर होती है कि वो हाई टेम्परेचर को सहन कर ले। तो मतलब आपने देखा ना कितना 1453 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 1453 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर, और जो क्रोमियम की होती है वो 1857 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, अब आपको ये बल्ब दिख रहा है, सबके पास है, सबके घरों में है, जिसे बोलते हैं इनकांसिडेंट लैम्प। इसमें एक फिलामेंट होता है ना, तो वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन ऐसी पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। आपने देखा ना तार में ऐसे ऐसे बारीक बारीक सी कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग यहाँ पे है ना, तो वही तो जलता है। कहते हैं ना बल्ब फ्यूज़ हो गया, जब ये कॉइलिंग टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो जो टंगस्टन की फिलामेंट होती है वही ग्लो करता है, और ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जब हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है अब ये 3410 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, तो इट ऑफर्स अ ग्रेट रेजिस्टेंस टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स जो रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक करंट के कारण वो बहुत ज़्यादा तेज होगा, तो जिस कारण हम क्लोज सर्किट का यूज़ करते हैं, और ये हीटिंग इफेक्ट को शो कर देता है। आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जैसे ये सब मिक्सी, जूसर, प्रेस भी देखा आपने, प्रेस में भी देखते हो ना एलिमेंट ग्लो करता है, तो वो यही सब होता है। ठीक है, अब हीट प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में हीट कैसे प्रोड्यूस होगी, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा। आप अभी क्या पढ़ रहे हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए ही है। तो द अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन ए वायर ऑफ एन अप्लायंसेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इफेक्ट कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो किन बातों पर डिपेंड करेगा वो आपकी, है ना, एक तो मटेरियल जो आपने यूज है, वो कॉइलिंग किस मटेरियल की बनी है, कितनी लंबी है, कितनी मोटी है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, मींस इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है। तार लेते हो ना 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, मींस उस वायरिंग में आपने कितना करंट फ्लो कराना है ना। तो ये सब क्या है आपका हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। साथ ही इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइम तक
सर्किट में पास हो रहा है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीजेज, जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करते हुए, आपको पता ही है, सब बताते हैं। बिजली के साथ नहीं खेलना चाहिए, गर्म हाथों पानी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, हमेशा अपने स्लीपर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तो कभी भी इंसुलेटेड वायर और केबल्स को नंगे हाथों से और गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। और जब भी आपके घर में ये काम हो रहा हो बिजली का, तो हमें हमेशा लकड़ी की या रबर की स्लीपर यूज़ करनी चाहिए, और आपकी बुक में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके।